Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about respiration in a plant. This is the 14th chapter of NCERT. तो इस चैप्टर में हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन यूज होते हैं, उसका मतलब किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करिए हम ब्रीदिंग की। ओके, तो ब्रीदिंग क्या होता है? द गैसेस एक्सचेंज, इट मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड सब ब्रीदिंग। तो अगर नॉर्मली हम बात करें कि गैसेस एक्सचेंजमेंट मतलब कि एटमॉस्फेयर से जब गैसेस जो होता है प्लांट्स के अंदर जाए एंड प्लांट से फिर से मतलब जो गैसेस है वो फिर से आपका एटमॉस्फेयर में है, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? गैसेस एक्सचेंजमेंट, ठीक है। चैप्टर में बताएगा ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स जो है रिलीज करते हैं एंड CO2 जो होता है उसको एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड इज अ ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो मैंने ब्रीथिंग को डिस्कस कर लिया, जिसमें कि अगर जो हमने अभी बताया वो क्या है, नॉर्मली हमें किसमें मिलता है? प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जो होता है प्रोसेस किसमें आता है? ह्यूमन बीइंग में होता है। जबकि जो अगर प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। इन a breaking of carbon-carbon bonds of complex compound through oxidation within a cells leading to release of considerable amount of energy is called as a respiration. जब ये रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या है मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने फूड लिया, ठीक है, अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही आपका फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करने में इसका यूज होता है, किसका? रेस्पिरेशन का, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और उसके बाद जो न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है। सेल्स में जो मिलते हैं, सेल्स में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ब्रेक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ब्रेक होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलता है? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होते हैं, ओके। सेल से निकलने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या जो सेल से निकलने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेल्स में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेक होते हैं, उनका दैट मींस कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है जैसे ही ब्रेक होते हैं बॉन्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, जो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। जब ये प्रोसेस होती है इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अभी बताया था कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया एंड फैट्स हो गया, ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्ड in the volume of oxygen consumed in the respiration is called as a respiratory quotient. तो RQ वैल्यू की बात करें, RQ is equal to volume of a CO2 evolved upon volume of oxygen is consumed, ठीक है, ओके। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? RQ, दैट मीन्स रेस्पिरेशन क्वेटेंट बोलते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी जो क्वेटेंट होता है वो सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू किसी में कुछ है और CO2 की वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है वो RQ वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, और RQ वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं RQ वैल्यू की। तो एक साइड लिखा RQ वैल्यू एंड फिर लिखा है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो RQ अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें ये ग्रेटर देन 1 किस में होता है? तो सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो मैच्योरिंग फैटी एसिड सीड में, तो जो फैटी सीड होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें अगर RQ वैल्यू की बात करें तो उनका ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ओके।
उसके बाद 0.85 की बात करें तो वो मिक्स डाइट का होता है आर क्यू वैल्यू। एंड अगर लेस देन 1 की बात करें तो स्टार्व्ड लीव्स कलर पेटल्स, जो लीव्स में जो पेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनका आर क्यू वैल्यू कितना होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, ओके। फिर और बात कर लेते हैं आर क्यू वैल्यू की। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए बात करें तो आर क्यू वैल्यू 1 होती है। और फॉर फैट्स दैट मीन फैटी एसिड एंड ट्रिपालमेटिन की बात करें, ट्रिपालमेटिन इज अ फैटी एसिड, तो इसकी बात करें इसका कैसा होता है आर क्यू वैल्यू, लेस देन 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी आर क्यू वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है ट्रिपालमेटिन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रिपालमेटिन का आर क्यू वैल्यू कितना होता है, तो लेस देन 1 होता है। ठीक है, और अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो 0.9 होता है आर क्यू वैल्यू। एंड फॉर ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो इसका आर क्यू वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। और अगर मैलिक एसिड की बात करें तो 1.33 जो है आर क्यू वैल्यू होता है। ठीक है, और मैलिक एसिड का। ठीक है, कि ये सारी आर क्यू वैल्यू आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, और फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसको अपोजिट फॉर्म में देकर भी ऑप्शन में पूछ लेते हैं। ठीक है, कभी O2 को ऊपर रख देंगे, CO2 को नीचे रख देंगे, कभी CO2 को ऊपर रख देंगे। एंड इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड वर्ड को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है कि इवॉल्व्ड किसके साथ है, CO2 के साथ है, एंड कंज्यूम्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपको बहुत मतलब इस फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, RQ is equal to volume of CO2 evolved upon volume of oxygen is consumed। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वेटन। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ, कि प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो होती है रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड लेते क्या है, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। फिर देखिए, एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग लाइक लंग्स, गिल्स एंड ट्रैकिया। अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हो गया लंग्स हो गया, गिल्स हो गए एंड ट्रैकिया हो गया। तो ये सारे ऑर्गन जो है आपके एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, प्लांट्स डज नॉट हैविंग स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें कुछ खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, दे हैव अ स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। तो स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, रीजंस फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन अ प्लांट्स। तो अब इसका रीजन भी देख लेते हैं कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्यों नहीं मिलते। ठीक है, क्या वो एब्सेंस क्यों होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड, देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट्स टू अदर। तो इसमें जो मतलब अगर हम इनके प्लांट्स के पार्ट की बात करें तो उसमें कुछ खास गैसेस का एक्सचेंज में ज्यादातर नहीं होता, जैसे कि ह्यूमंस में होता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए उनमें प्लांट्स के पार्ट्स को जब देखेंगे तो वो बहुत ही स्मॉल टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टोमेटा और लेंटिसल जो होते हैं वो एक गैसेस एक्सचेंजमेंट का ऑर्गन है प्लांट्स में। ठीक है, ओके। तो बहुत ही स्मॉल ऑर्गन्स टाइप प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस का एक्सचेंजमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, फिर देखिए, देयर आर वेरियस parts of plant which shows low respiratory gases exchangement like roots and stem। तो इनके अगर प्लांट्स पार्ट की बात करें तो इनका जो गैस एक्सचेंजमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, और गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है वो अभी तो मैंने बताया स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स के थ्रू होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में रूट्स एंड स्टेम से भी होता है। ठीक है, ओके, किसमें होता है, रूट्स एंड स्टेम में भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि स्टेम में क्या होता है कि लीव्स प्रेजेंट होती है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट्स में भी इनके थ्रू मतलब क्या है, गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं, on the basis of whether oxygen is present for oxidation of a food or not, respiration is divided into two types। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि ऑक्सीजन में ही मतलब जो फूड होता है, फूड में ही आपका ऑक्सीजन मोस्टली इन्वॉल्व होता है, तो जो कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर तो इसके बेस पे इसे रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक की बात कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें बात करें बहुत ही 12th या फिर 9th 10th से पढ़ते आ रहे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, दैट्स कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें कि वो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, मतलब ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एनारोबिक की बात कर लेते हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वही मैंने बताया कि ऑक्सीजन का एब्सेंस हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो और इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि ऑक्सीडेशन हो रहा था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल रहे थे उसे, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एनारोबिक की बात करें तो उसमें ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए अक्सर से माइटोकॉन्ड्रिया ना साइटोप्लाज्म, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ओके। फिर देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके दो पार्ट है, फैकुलेटरी एनारोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, फैकुलेटरी के बारे में बात कर लेते हैं। The organism which can respire even in absence of oxygen, तो कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, ऑब्लिगेट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म which respire anaerobically only they lack of enzyme necessary for carrying out aerobic respiration। तो ऑब्लिगेट की बात करें तो ऑब्लिगेट में भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है नहीं होता। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है, केवल एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि एंजाइम की जो परसेंटेज होती है या फिर एंजाइम की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है, ये इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उनमें क्या है, फैकुलिटी को मतलब क्या है कि इस ऑलवेज, ये फैकुलिटी के बारे में बताएं तो वो ऑलवेज एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो फैकुलिटी एनारोब्स वाले ऑर्गेनिज्म है वो मतलब उनको वो ऑलवेज एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन अगर ऑब्लिगेट की बात करें तो इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब कि इसमें एंजाइम जो है बहुत ही कम, एंजाइम की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट हो जाता है एनारोबिक करना। ठीक है, तो इसलिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ग्लाइकोलिसिस। इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज अ कॉमन स्टेप ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये भी एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही होता है। ठीक है, फिर देखिए ग्लाइकोलिसिस मींस ग्रीक ग्लाइकस फॉर शुगर एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। इसको ग्लाइकोलिसिस क्यों बोला है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक ग्लाइकस और दूसरा क्या है, लेसिस। ठीक है, ग्लाइकस मींस होता है शुगर एंड लेसिस मींस क्या होता है, स्प्लिटिंग। ठीक है, शुगर का स्प्लिटिंग जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसको 3 साइंटिस्ट ने दिया था। कौन कौन से, इम्बेडेन हो गया, मेयरहॉफ हो गया एंड पार्नस हो गया। ठीक है, दे आर नोन एज द ईएमपी पाथवे। तो ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था तो इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ये ईएमपी पाथवे के बेस्ड पर दिया गया ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो जो एनारोबिक एनिमल्स होते हैं या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, कौन सी, ग्लाइकोलिसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है,
फिर देखिए ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसी में आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। तो उसके बाद जो हम इसे हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पायरुविक एसिड इज अ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट की बात करें, तो ग्लाइकोलिसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है, ये किस तरीके से पायरुविक एसिड बनता है, मतलब उसकी जो पूरी स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप जो है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ ग्लाइकोलिसिस के। तो तब तक के लिए थैंक यू।